तो चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, तो अपन ने वेयर हाउस रिसिप्ट तक देख लिया था। स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, द मार्केट इन विच सिक्योरिटी आर इशूड परचेज बाय इन्वेस्टर एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर अमंग इन्वेस्टर इज कॉल्ड द सिक्योरिटी मार्केट। यानी कि जहां पे सिक्योरिटी इशूड होती है, इन्वेस्टर द्वारा परचेज की जाती है, और बाइंग सेलिंग जो चलती है सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर अमंग इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड सिक्योरिटीज मार्केट। तो सिक्योरिटी मार्केट हैज टू इंटरडिपेंडेंट एंड इनसेपरेबल सेगमेंट्स। तो पहला होता है प्राइमरी मार्केट। द प्राइमरी मार्केट ऑल्सो कॉल्ड द न्यू इशू मार्केट, वेयर इशूअर राइज कैपिटल बाय इशूइंग सिक्योरिटी टू इन्वेस्टर। फ्रेश सिक्योरिटीज आर इशूड इन द मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जहां जैसे आईपीओ जो होता है वो प्राइमरी मार्केट में इशूड होता है या इशूड किया जाता है इशूअर्स के द्वारा, जो पैसे उनको बढ़ाना है मार्केट में, यानी कि इन्वेस्टर्स को इशू करते हैं ना जो सिक्योरिटीज आईपीओ, वो बेसिकली प्राइमरी मार्केट में ही होता है। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? द सेकेंडरी मार्केट फैसिलिटेट ट्रेडर टू ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी। यानी कि प्राइमरी मार्केट से जब वो एक्सचेंज में इशूड हो जाता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, है ना। ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज इनेबलिंग इन्वेस्टर टू एग्जिट फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट और न्यू इन्वेस्टर टू बाय द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। यानी कि अगर अपन ने प्राइमरी मार्केट आईपीओ में अपने को अलॉटमेंट मिलता है तो अपन उसको सेल कहां पे करते हैं? सेकेंडरी मार्केट में उसको सेल करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में वो सेल होता है, प्राइमरी में नहीं होता। और जिनको आईपीओ में नहीं मिलता वो क्या करते हैं? सेकेंडरी मार्केट में उसको वापस बाय करते हैं। ठीक है, तो न्यू इन्वेस्टर टू बाय द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। द प्राइमरी मार्केट फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड सेकेंडरी मार्केट फैसिलिटेट देयर मार्केटेबिलिटी ट्रेडिबिलिटी विच मेक दिस टू सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंटरडिपेंडेंट एंड इनसेपरेबल। ठीक है, तो वे ऑफ इशू सिक्योरिटीज। तो प्राइमरी मार्केट में कैसे सिक्योरिटीज इशू होता है? एज इसे स्टेट अबव, प्राइमरी मार्केट इज यूज्ड बाय कंपनी फॉर राइजिंग फ्रेश कैपिटल फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? कंपनी जो इशूअर्स होते हैं वो पैसे पैसे राइज करते हैं, फ्रेश कैपिटल। ठीक है, कोई भी कंपनी होती क्यों पैसे बढ़ाती है? उसको एक्सपेंड करना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट ऑफरिंग में भी पब्लिक ऑफरिंग और ऑफर टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर इन प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोग्राम। तो दो टाइप का होता है, एक पब्लिक को ऑफर किया जाता है, ठीक है, पब्लिक ऑफरिंग जो अपन आईपीओ लेते हैं। और क्या होता है? कुछ प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोग्राम सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर इन, ठीक है, जो सेलेक्टेड ग्रुप है उनको दिया जाता है। द शेयर ऑफर में भी न्यू शेयर्स ऑफ बाय द कंपनी, या तो नए शेयर्स दिए जाते हैं प्राइमरी मार्केट में, और इट में भी ऑफर फॉर सेल, या फिर क्या होता है जो कंपनीज के पास ऑलरेडी शेयर्स पड़े हुए हैं उनको ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस जारी किया जाता है। वेयर अन एग्जिस्टिंग लार्ज इन्वेस्टर और प्रमोटर ऑफर अ पोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग टू द पब्लिक। या इसमें क्या होता है? ऑफर फॉर सेल में जो एग्जिस्टिंग लार्ज इन्वेस्टर्स हैं और प्रमोटर है वो अपने पोर्शंस के जो शेयर्स होते हैं उसको पब्लिक को सेल करते हैं। ठीक है, तो पहला होता है पब्लिक इशू। सिक्योरिटीज आर इशू टू द मेंबर ऑफ पब्लिक एंड एनीवन एलिजिबल टू इन्वेस्ट कैन पार्टिसिपेट इन दिस इशू। तो किसको मिलता है? जो एलिजिबल है या जिनके पास डीमैट अकाउंट्स है या जिन्होंने डीमैट अकाउंट ओपन किया वही पब्लिक इशू के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज प्राइमरी और रिटेल इशू ऑफ सिक्योरिटी। तो पब्लिक इशू को क्या बोलते हैं? रिटेल इशूड ऑफ सिक्योरिटीज। सेकेंड होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर फॉर शेयर और आईपीओ द फर्स्ट सेल ऑफ कॉर्पोरेट कॉमन शेयर टू investor at large. The main purpose of IPO is to raise equity capital for further growth of the business. Eligibility criteria for raising capital from public investor is defined by SEBI in regulation and include minimum requirement for net tangible assets, profitability and net worth.
सेबी रेगुलेशन ऑल्सो इम्पोज टाइमलाइन विच द सिक्योरिटी मस्ट बी इशूड और अदर रिक्वायरमेंट सच एज मैंडेटरी लिस्टिंग ऑफ शेयर ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑफरिंग शेयर इन डीमेट फॉर्म ईटीसी। तो सेबी क्या रेगुलेशन है कि लिस्ट कहाँ करना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो नेशनल वाइड फेमस है, जैसे बीएससी है, एनएससी, और शेयर को डीमेट फॉर्म में इशूड करना है। तो ये जितने भी गाइडलाइन होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, मिनिमम कितने लॉट्स मिलेंगे, मिनिमम कितने शेयर्स, वो सब चीजें। तो एक चीज और, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, वो मैं आपको बताते जाऊंगा जैसे लाइन आते जाएगी। तो सेबी रेगुलेशन आल्सो स्पेसिफाई पोर्शन ऑफ शेयर टू बी एलोकेटेड टू डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स के अपने अपने क्लास होते हैं, एक रिटेलर होता है, एक एचएनआई। तो एलिजिबिलिटी इशू क्या है, एटलीस्ट 35%, इसको याद रखिएगा, 35% ऑफ शेयर शुड बी एलोकेटेड टू रिटेल इन्वेस्टर, 35%, जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम है, इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग लेस देन और इक्वल टू 2 लाख इन द इशू, while at most 50% can be allocated to qualified institutional investor, QII, इसको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। अदर इन्वेस्टर कैन बी इशूड द बैलेंस। तो 50 प्लस 35 कितना हुआ, 85। तो बाकी का जो 15% बचा वो अदर इन्वेस्टर को दिया जाता है। इन 2009 सेबी ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स। तो एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, एंकर इन्वेस्टर मींस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर who make a application for value of 10 crore or more in public issue made through a book building process। तो उनका एंकर इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं, मिनिमम 10 करोड़ या उससे ज्यादा, इन पब्लिक इशू मेड थ्रू अ बुक बिल्डिंग प्रोसेस। एंकर इन्वेस्टर कैन बी एलोकेटेड अप टू 60% ऑफ द पोर्शन एलोकेटेड टू क्यूआईबी। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के का जो 35% है, 35% का 60% एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेटेड किया जा सकता है, ठीक है। ये 35% है क्यूआईबी का, उसमें से 60% अपन एंकर इन्वेस्टमेंट को एलोकेट कर सकते हैं। बिडिंग फॉर देम ओपन 1 डे बिफोर द आईपीओ ओपन फॉर पब्लिक सब्सक्राइबर। और इनकी बिडिंग कब शुरू होती है, जब पब्लिक के लिए जो सब्सक्रिप्शन ओपन होता है आईपीओ का, उसके एक दिन पहले इनकी एलोकेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। However, the allocation price for anchor investor can be lower than final issue price determined through the book building process। तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए फायदा क्या है कि उनको जो फाइनल इशू प्राइस है उससे कम प्राइस में शेयर एलोकेट किया जा सकता है। द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ एंकर सब्सक्राइबर्स सर्व एज अ इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ द ऑफर। तो एंकर इन्वेस्टर्स कितना वॉल्यूम और वैल्यू किसी आईपीओ में प्रोड्यूस करते हैं, उससे समझ में आता है कि ऑफर कितना अच्छा है, आईपीओ कितना अच्छा है। अगर जानना है क्वालिटी ऑफ ऑफर कितना अच्छा है, तो एंकर इन्वेस्टर्स के पोर्शंस को जरूर देखें, ठीक है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ये होता है एफपीओ, व्हेन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी मेक इधर अ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी टू द पब्लिक और ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक इज कॉल्ड एफपीओ। when a company want additional capital for growth and desire to redo its capital structure by retiring debt, it raise capital through a fresh issue of capital in follow on public offer। a follow on public offer may also be through a offer for sale, which usually happen when it is necessary to increase the public shareholding in the company to meet the regulatory requirement। तो ऑफर फॉर सेल या एफपीओ तब भी होता है कि जब एक रेगुलेशन मैंडेटरी है कि पब्लिक शेयर होल्डिंग इतनी आपकी होनी चाहिए, या फिर कंपनी को पैसे की जरूरत है अपना ग्रोथ करने के लिए, या अपना जो उधार है उसको चुकाने के लिए, या अपना कैपिटल स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए। तो ये होता है एफपीओ। इसमें ऑफर फॉर सेल भी आता है या फिर फ्रेश इशू भी ऑफ सिक्योरिटी भी पब्लिक को इशू की जाती है। फिर होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, इट रिफर टू इशूइंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ शेयर टू अ सेलेक्टेड सेट ऑफ इन्वेस्टर। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, द नंबर ऑफ इन्वेस्टर टू हुम शेयर आर इशूड अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट शुड नॉट एक्सीड 15। इसको याद रखिएगा,
प्राइवेट प्लेसमेंट में द नंबर ऑफ इन्वेस्टर हुम शेयर आर इशूड अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट शुड नॉट एक्सीड 50 से ऊपर नहीं होने चाहिए इन्वेस्टर प्राइवेट प्लेसमेंट में। इसको याद रखिएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे होगा? या तो QIP के द्वारा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, और प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट, ये दो तरीके से प्लेस होता है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर मेड बाय लिस्टेड कंपनी टू सर्टेन आइडेंटिफाइड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर एज नोन एज QIB। तो QIB में कौन कौन आता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड और बैंक। ठीक है, इन तीनों को QIB की कैटेगरी में रखा जाता है। SEBI has defined the eligibility criteria for corporate to be able to raise capital through QIP and other term of issuance under QIP such as quantum and pricing। ठीक है, SEBI का भी एक क्राइटेरिया है कि कौन QIB बन सकता है, यानी कि कितना उनको देना है, कितना एबल है कैपिटल राइज करने के थ्रू QIP, है ना, उसका भी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट है प्रिफरेंशियल इशू। प्रिफरेंशियल इशूज क्या होता है? मीन अ इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय लिस्टेड इशूअर टू एनी सेलेक्टेड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन और प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस डज नॉट इंक्लूड ऑफर फॉर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मेड थ्रू अ पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, एम्प्लॉयड स्टॉक स्कीम, एम्प्लॉयड स्टॉक परचेज स्कीम एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, और इशू ऑफ स्वेट share and depository receipt issue in country outside of India and foreign. The issuer is required to comply with various provisions defined by SEBI, which inter alia including pricing, disclosure in notice, lock-in and additional. तो प्रिफरेंशियल शेयर्स किसको दिए जाते हैं? एम्प्लॉइज को मैक्सिमम दिया जाता है। ठीक है, पब्लिक इशू, ठीक है, इस टाइप के प्रिफरेंशियल हम आपको प्रेफरेंस दे रहे हैं शेयर्स के लिए। The requirement of SEBI regulation with respect to public issue do not apply to private placement. A privately placed securities placement of security can be done by company irrespective of whether it has made a public offer of share or not। ठीक है, राइट और बोनस इशू अगला है, राइट एंड बोनस इशू। Securities are issued to existing shareholder of company as on specific cut-off date, enabling them to buy more security at specified price or without any consideration in case of bonus. Both right and bonus share are offered in particular ratio to the number of security held by investor on the record date। ठीक है, इसको और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। A investor who has been awarded right share has 3 ऑप्शन। कभी भी अपने को राइट शेयर्स मिलते हैं तो 3 ऑप्शन होते हैं। मेरे डीमैट अकाउंट में अगर मेरे को राइट शेयर्स मिले हैं, या तो मैं एक्सरसाइज करूंगा, एक्सरसाइज द राइट, या तो ट्रांसफर द राइट टू द अनदर इन्वेस्टर, उस राइट को मैं सेल कर दूंगा मार्केट में तो ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे इन्वेस्टर्स को। थर्ड, लेट द राइट लैप्स, या तो उस राइट को मैं रखे रहूंगा, वो ऑटोमेटिक जिस दिन एक्सपायरी या लास्ट डेट होगा राइट इशू का वो लैप्स हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, बोनस में क्या होता है? एडिशनल शेयर आर कंफर्म टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है, विदाउट एनी कंसिडर इन लिeu ऑफ डिविडेंड। कंपनी कैन इशू बोनस शेयर ओनली इफ दे हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो कंपनी जो बोनस शेयर इशू करती है उसके पास सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए प्रॉफिट का। ठीक है, जैसे अभी रिलायंस ने बोनस इशू किया था तो उसका प्राइस 3,000 रुपए था, वो फिर डिवाइड यानी कि 1/2 में डिवाइड हो गया, तो अभी रिलायंस का जो प्राइस है 1250 या 1300 रुपये अभी चल रहा है। ठीक है, मार्केट क्योंकि गिरा हुआ है, तो वो एक बोनस होता है। व्हेन अ बोनस इशू इज मेड एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ शेयर इशूड शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। ठीक है, जो अर्निंग है, रिटर्न अर्निंग जो रहती है उससे अपन बोनस इशू करते हैं, तो उससे क्या होता है? वो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और
इसको अभी बेसिक में ही देखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा, आने वाली जो चैप्टर्स हैं उसमें ये सब डिटेल में दिया गया है, एक्सप्लेन करके। ऑनशोर एंड ऑफशोर ऑफरिंग, while rising capital issuer can either issue the security in the domestic market and raise capital or approach investor outside the country. If capital is raised from domestic market, वो क्या, अगर अपन पैसे डोमेस्टिक मार्केट से उठाते हैं तो उसको ऑनशोर बोलते हैं, ऑनशोर ऑफरिंग। और इफ कैपिटल इज राइज फ्रॉम इन्वेस्टर आउटसाइड द कंट्री, टर्म ऑफशोर ऑफरिंग। बस यही अंतर है। ऑनशोर यानी अपने देश से पैसे उठाए अपन ने डोमेस्टिक से, और ऑफशोर यानी ऐसे इन्वेस्टर जो देश के बाहर के थे उनसे अपन ने कैपिटल उठाया, ठीक है, कैपिटल मार्केट से उठाया। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल क्या होता है? ओएफएस जिसको बोलते हैं, कई बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा ओएफएस आया, ओएफएस आया, बहुत ज्यादा हल्ला रहता है, ठीक है। लेकिन अगर पर्सनल राय ली जाए तो ओएफएस निगेटिव न्यूज रहता है किसी भी कंपनी के लिए। ओएफएस इज अ फॉर्म ऑफ शेयर सेल विल where the share offer in a IPO or FPO or not fresh share issued by the company, but offer for existing shareholder to sell share that already been allotted to them। तो ओएफएस क्या होता है? किसी भी शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी शेयर मिला हुआ है, जो प्रमोटर है या कंपनी है, तो वो क्या करते हैं? अपने शेयर्स को कम सेल करते हैं। तो ओएफएस डजंट रिटर्न इन इंक्रीज द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी सिंस देयर इज नो फ्रेश इशुएंस ऑफ शेयर्स। तो ओएफएस होने से शेयर कैपिटल कंपनी का नहीं बढ़ता है, क्योंकि अपन तो फ्रेश इशू नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो अपने पास अवेलेबल है उसी को अपन सेल कर रहे हैं। The proceeds from the offer go to the offshore, who may be a promoter or other large investors. The disinvestment program of Government of India, where the government offers share held by the public sector undertaking, is an example of OFS. तो गवर्नमेंट जब डिसइन्वेस्टमेंट करती किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी का, पीएसयू का, तो वो क्या करते हैं? अपने शेयर जो गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं उसको मार्केट में वो लोग सेल करते हैं, ठीक है। इट मे बी स्टेटेड दैट ओएफएस इज सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन डन थ्रू द प्राइमरी मार्केट रूट, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम सर? एनीथिंग अगर कुछ समझ ना आया हो तो? एनीथिंग इजी है? ओके, ओएफएस देखिए, ओएफएस क्या होता है? ऑफर फॉर सेल। जैसे आईपीओ आया, आईपीओ में प्रमोटर्स के पास भी शेयर हुए, और कोई बड़ा लार्ज कोई बड़ा इन्वेस्टर था, उसने भी बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स खरीद लिया, ठीक है, उनके पास शेयर्स है। अब उसको सेल करना चाहते हैं मार्केट में, ठीक है। जैसे मेरे पास बहुत सारे शेयर्स हैं, उसको मैं मार्केट में सेल करना चाहता हूं क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है, या अपने मैं स्टेक को डाइल्यूट करना चाहता हूं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सबसे ज्यादा शेयर्स होते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के। कोई भी कंपनी आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का ले लीजिए, उसके सबसे ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो गवर्नमेंट उस शेयर्स को सेल करती है डिस इन्वेस्टमेंट करने, यानी कि उनको पैसे की जरूरत है गवर्नमेंट को, तो वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स को मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक प्राइस वो लोग डिसाइड करते हैं, उतने में वो सेल करते हैं। तो सेल करने के बाद जो पैसे आते हैं वो गवर्नमेंट को मिलते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट जो प्रोग्राम होता है उसमें। तो दोनों तरीके से, जो ऑलरेडी आईपीओ आने के बाद जो शेयर्स प्रमोटर्स के पास होते हैं, या गवर्नमेंट के पास होते हैं, या लार्ज इन्वेस्टर्स के पास होते हैं, उन शेयर्स को पब्लिक को सेल किया जाता है क्योंकि हमको पैसे की जरूरत है। तो वो होता है ऑफर फॉर सेल, ओएफएस। क्लियर हुआ मैम? ऑफर फॉर सेल, ओके। स्वेट इक्विटी अंडर सेक्टर
इसको याद रखिएगा, ओएफएस यानी गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत होता है। तो कई बार आता है कि गवर्नमेंट को डिस इन्वेस्टमेंट कौन से रूट से करते हैं, तो याद रखिएगा ओएफएस, स्वेट इक्विटी अंडर सेक्शन 54 ऑफ कंपनी एक्ट। कंपनी में इशू शेयर टू इट्स एम्प्लॉय, प्रमोटर, टेक्नोक्राट एंड अदर एज रिवॉर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी। तो कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज, प्रमोटर्स, टेक्नोक्राट और अदर्स जो भी है उनको क्या करती है, शेयर इशूज करती है, क्योंकि उन्होंने कंपनी के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, बहुत मेहनत की उन्होंने, तो कंपनी अच्छी जगह पहुंच पाई, तो वो अपने स्टाफ को, प्रमोटर्स को, सबको इशूड करते हैं। तो दे शेयर्स आर रिफर्ड एज स्वेट इक्विटीज। द पर्पस ऑफ इशूइंग द शेयर इज टू मोटिवेट एम्प्लॉय एंड टॉप मैनेजमेंट और एनी अदर recipient of work in the interest of company. It help reduce the agency risk arising on account of separation of management and ownership. Although the main purpose of equity is not raising capital, ठीक है, द ट्रांजेक्शन डज नॉट इन्वॉल्व इशू न्यू शेयर्स। तो कंपनी के पास जो शेयर्स होते हैं वो इशू करते हैं, और फ्री में नहीं होता है, ये कुछ डिस्काउंट में होता है। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने पास्ट 10-20 साल पहले जब उनका आईपीओ आता था तो वो इशूड करते थे। कई बार फ्री में भी मिलता है, 2, 4, 5, 10 स्टॉक, 20 स्टॉक, ठीक है। एक स्वेट इक्विटी, सेकंड होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इसको ESOPS बोलते हैं, इसॉप आर इंस्ट्रूमेंट गिवन बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय दैट गिव देम एन ऑप्शन टू बाय द शेयर ऑफ कंपनी एट प्री डिटरमाइंड प्राइस आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, referred as vesting period. Typically, the vesting period is more than 1 year and company may stipulate additional condition for vesting. Like sweat equity, the objective of ESOP is to motivate employee to work in the interest of company. The employee gain only if share price rise above the exercise price of the option. The company will have to issue share if the employee choose to exercise the options. ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, ऑप्शन देती है, सभी स्टाफ को ऑप्शन देती है कि आप चाहो तो साल भर का समय है, आप जब चाहो हमारी कंपनीज के शेयर्स खरीद लो। तो खरीदने का क्या मोटिव रहता है कि कम एम्प्लॉयज, अगर एम्प्लॉयज के पास उस कंपनी के शेयर्स रहेंगे तो वो ज्यादा मोटिवेट होंगे, ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे कि कंपनी प्रॉफिट में जाए। अगर कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो क्या होता है, वो शेयर प्राइस कंपनी के बढ़ते हैं तो उनको भी प्रॉफिट होगा। ये होता है ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अब होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी अपन ने देख लिया। द प्राइमरी मार्केट इज used by issuer for raising fresh capital from the investment through issue of security. The secondary market provide liquidity to this instrument. An active secondary market promote the growth of primary market and capital formations. Since the investor in the primary market are assured of continuous market where they have option to liquidate and exit their investments. तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, या तो अपन सेकेंडरी मार्केट में जैसे कोई भी आईपीओ लिस्ट होता है तो क्या करते हैं अपन, या तो अपने शेयर्स आधे बेच देते हैं या उस इन्वेस्टमेंट से बाहर हो जाते हैं। In the primary market, the issuer have direct contact with the investors, while in secondary, the dealing is between investor and the issuer do not come in the picture. Secondary market can be broadly divided into two segments. पहला होता है ओवर द काउंटर मार्केट। OTC market are the market where trade are directly negotiated between two or more counterparty. In this type of market, the security are traded and settle over the counter among the counterparty. तो OTC मार्केट जो होता है वो रेगुलेटेड मार्केट नहीं होता है, पहले ये समझ जाइए। और दो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, ठीक है। एक से आपने बाय किया और सेकंड ने आपको सेल कर दिया, तो दो लोगों के बीच होता है। कई बार 4 लोगों के बीच भी OTC मार्केट ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि लिक्विडिटी नहीं होती है, ठीक है। और निगोशिएशन और टर्म एंड कंडीशन जो होते हैं OTC मार्केट के, वो काउंटर पार्टी जो है वो लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है।
सेकंड होता है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। एक्सचेंज ट्रेडेड यानी कि जो अभी ट्रेडिंग करते हैं या बाइंग सेलिंग करते हैं, वो होता है एक्सचेंज के थ्रू। द अदर ऑप्शन ऑफ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज रूट, वेयर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट इज डन थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। द ट्रेड एग्जीक्यूट ऑन द एक्सचेंज आर सेटल्ड थ्रू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, which act as a counterparty and guarantee the settlement of trade to both and buyer and seller। तो जो अपन जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, जो अपन बाइंग एंड सेलिंग करते हैं मार्केट में, ठीक है, उसको सेटल कौन करता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जो एक काउंटर पार्टी की तरह एक्ट करता है और गारंटी देता है सेटलमेंट की। या अपन ने बाय किया तो अपने को शेयर मिलने की गारंटी देता है, ठीक है, डीमेट में। सेल किया अपन ने, तो सेल के बाद जो अमाउंट मिलना चाहिए उसकी गारंटी भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करता है। ट्रेडिंग, अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल सिक्योरिटी इस टर्म एज सिक्योरिटी, टर्म एज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कैन बी डन आइदर इन ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड, दोनों तरह के होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया फीचर एज इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मशीन सिस्टम दैट फैसिलिटेट इफिशिएंट एंड स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड। तो अपने जो स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी एनएससी, वो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मशीन में चलते हैं, जिसमें जो रेट आपने तय किया अगर उससे जो रेट मैच करता है तो वो बाइंग एंड सेलिंग हो जाती है, जो इफिशियंट भी है और स्पीडी भी है, स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड। फिर होता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट आर पोस्ट ट्रेडिंग, यानी कि अपन ने बाय या सेल कर दिया, उसके बाद क्या होता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और सेटलमेंट उसको क्या करता है? आफ्टर ट्रेडिंग, the court of the core part of equity trade is life cycle. Clearing activity is all about asserting the net obligation of buyer and seller for a specific time period. Settlement is the next step of settling obligation by delivering share और paying money। ठीक है, मैंने जो बताया, या तो शेयर डिलीवर करेंगे सेलर के द्वारा और पे मनी करेंगे बायर्स के द्वारा। ठीक है, while OTC transactions are settled direct between the counterparties, clearing corporation is the entity through which settlement of security take place for all traded done on stock exchange. The detail of all transactions performed by the broker are made available in clearing house by the stock exchange. The clearing house give the obligation report to broker and custodian who are required to settle their money and security obligation with specified deadline। ठीक है, फॉलिंग फेलिंग विच दे आर रिक्वायर्ड टू पे पेनाल्टीज। ठीक है, तो क्लीयरिंग हाउस क्या करता है? ब्रोकर और कस्टोडियन को रिपोर्ट देता है कि आप पैसे दो इतने, या तो आपने जो शेयर्स बाय और सेल किया उसको सेटल करो, और उसके लिए एक स्पेसिफाइड टाइम देता है। अगर उस टाइम में अगर सेट नहीं कर पाते हैं तो पेनाल्टी भी लगाता है। इन प्रैक्टिस क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन प्रोवाइड फुल novation of contract between buyer and seller, which mean it act as a buyer to every sellers and seller to every buyers। ठीक है, तो क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन का मेन क्या काम है? बायर टू एवरी सेलर। हमने सेल किया तो क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ने उसको कॉन्ट्रैक्ट का बाय किया, या अपन ने बाय किया, अपन ने बाय किया तो उसने सेल किया, तो वो ऑब्लिगेशन जितने भी होते हैं उसको क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन सेटल करता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द काउंटर पार्टी रिस्क इज सब्सटेंशियल रिड्यूस फॉर द इन्वेस्टर। तो जो काउंटर पार्टी रिस्क ओटीसी में होता है वो रिस्क इसमें नहीं होता आपका, जिसमें क्लीयरिंग या स्टॉक एक्सचेंज से जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें नहीं होता है। काउंटर पार्टी रिस्क यानी कि अपन ने बाय कर दिया लेकिन सामने वाला तो वो डिफॉल्ट कर गया, सामने वाला पार्टी, तो भी अपने को नुकसान ही होता है ना, तो उसको काउंटर पार्टी रिस्क बोलते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम हियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब होता है रिस्क मैनेजमेंट आगे।
In the OTC transaction, counterparty are expected to take care of the credit risk on their own. In exchange traded world, clearing corporation are defined above give settlement guarantee of trader to the counterparty. तो settlement guarantee कौन देता है? Clearing corporations. The expose of clearing corporation of risk of default by the buyer and seller. To handle this risk, clearing corporation charge various kind of margin. Most prominent among these margin are initial और upfront margin. तो ऐसा डिफॉल्ट का रिस्क ना हो, इसलिए क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन जो है वो मार्जिन डिमांड करते हैं बायर एंड सेलर दोनों से, जिनको इनिशियल मार्जिन या पीक मार्जिन भी बोलते हैं। और सेकंड, मार्केट टू मार्केट मार्जिन भी वो डिमांड करते हैं। इनिशियल मार्जिन इज परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू अराइव एट बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एंड रिस्क फिलॉसफी। MTM is the notional loss which can outstanding trade has suffered during a specified period on account of price movement। तो ये दो टाइप के मेन होते हैं, इनिशियल मार्जिन, ठीक है, और MTM मार्जिन। इसको भी अपन आने वाले स्लाइड में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। एक होता है वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट एंड देयर एक्टिविटी। Market participant in security market include buyer, seller or various intermediary between the buyer and seller. Some of these entities are defined in briefly। ठीक है, मैं एक सेकेंड आया ना प्लीज। तो एक होता है मार्केट इंटरमीडियरीज, तो होता है पहला होता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वेयर बायर एंड सेलर कैन ट्रांजेक्ट इन ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज। ठीक है, तो मैं जो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या है? NSE, BSE एंड MSCI आर नेशनल वाइड स्टॉक एक्सचेंज। तो इसको याद रखिएगा, NSE, BSE और MSCI आर नेशनल वाइड स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग हैपन ऑन दिस स्टॉक थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग टर्मिनल which feature anonymous order matching। Stock exchange also appoint clearing and settlement agencies। तो स्टॉक एक्सचेंज अपॉइंट करते हैं क्लीयरिंग एंड सेटलमेंट एजेंसी। एंड क्लीयरिंग बैंक भी होता है दैट मैनेज द फंड एंड सिक्योरिटी सेटल दैट अराइज आउट ऑफ दिस ट्रेड। ठीक है, ये हो गया स्टॉक एक्सचेंज का डेफिनेशन। फिर होता है डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज आर इंस्टीट्यूशन दैट होल्ड सिक्योरिटीज, जिनके पास हमारी सिक्योरिटीज जमा होती है, लाइक शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड ऑफ इन्वेस्टर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इन्वेस्टर ओपन अ अकाउंट विद डिपॉजिटरीज थ्रू अ रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसको अपन डीपी भी बोलते हैं, पहले डीपी बोला जाता था। They also provide service related to transaction in security held in dematerialized form. Currently, there are two depositories in India that are registered with SEBI। तो दो है, एक CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, एक है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये दो कंपनीज है जो एज अ डिपॉजिटरीज यानी कि इंडिया में रजिस्टर्ड है। एक होता है डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट,
A depository participant is the agent of the depository through which it interface with the investor and provide depository service. Depositories participant enable investor to hold on transact in security in dematerialized form, while the investor level accounting securities are held and maintained by the DP. The common level account of securities issued in held and maintained by डिपॉजिटरीज. ठीक है, तो ये डिपॉजिटरीज हो गए और ये इसके पार्टिसिपेंट्स हो गए. ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आर अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरी विद अप्रूवल ऑफ सेबी. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, scheduled commercial bank, foreign bank operating in India with the approval of Reserve Bank of India, state financial corporation, custodian, stock broker, clearing corporations, NBFC, and registered to issue or share transfer agent compiling with the requirement prescribed by the bank can be registered as DP. तो कौन कौन हो सकता है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक, स्टॉक ब्रोकर, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी, ये एज आर डीपी काम कर सकते हैं. ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? फिर होता है ट्रेडिंग मेंबर्स. ट्रेडिंग मेंबर और स्टॉक ब्रोकर आर रजिस्टर्ड मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. दे फैसिलिटेट बाय और सेल ट्रांजेक्शन ऑफ इन्वेस्टर ऑन स्टॉक एक्सचेंज. All secondary market transactions on stock exchange have to be essential conducted through registered broker of the stock exchange. Trading members can be individual, partnership firm or corporate body who are permitted to become member of recognized stock exchange subject to fulfillment of minimum prudential requirement. ठीक है, ये फैसिलिटी जो देते हैं ट्रेडिंग मेंबर जिन, ठीक है, जिससे अपन बाय और सेल करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, एज अ इन्वेस्टर अपन बाय और सेल करते हैं, इसके लिए अपन को ट्रेडिंग मेंबर बनना होता है. ठीक है, वो कौन बन सकता है? इंडिविजुअल भी बन सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी बन सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉडी भी बन सकते हैं. ठीक है, जिसको भी स्टॉक एक्सचेंज परमिट करेगा, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, ऑथराइज पर्सन क्या होता है? ऑथराइज पर्सन इज एनी पर्सन, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, एलएलपी और बॉडी हु इज अपॉइंटेड बाय स्टॉक ब्रोकर. ऑथराइज पर्सन को कौन ऑथराइज करता है या अपॉइंट करता है? स्टॉक ब्रोकर और ट्रेडिंग मेंबर एज अ एजेंट टू रीच आउट द इन्वेस्टर्स scattered across the country. A stockbroker may appoint one or more authorized person after obtaining specific prior approval from stock exchange consent for each such person. The approval as well as appointment of authorized person is for specific segment of exchange. ठीक है, तो ऑथराइज पर्सन यानी कि जो अपन ब्रोकर के सब ब्रोकर जो बनते हैं, ठीक है, उसको ऑथराइज पर्सन भी बोला जाता है, जिसको एपी भी बोलते हैं. सेबी had earlier approved spread of sub broking as well as authorized person network to expand the broker network. However, SEBI board in meeting held in October June 2018 decided that sub broker as intermediary shall cease to exist with effect from April 2019. All existing sub broker would migrate to become authorized person or trading member if sub broker meet the eligibility criteria prescribed under stock exchange by law and SEBI regulation and by compiling with this regulator. ठीक है, तो जो सब ब्रोकर है वुड माइग्रेट टू बिकम ऑथराइज और ट्रेडिंग मेंबर. ठीक है, अगर सब ब्रोकर अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी स्टॉक एक्सचेंज के बाई लॉस है उसको कंपाइल करते हैं, ठीक है, तो जितने भी ऑल एग्जिस्टिंग सब ब्रोकर, ठीक है, वो ऑथराइज पर्सन बन सकते हैं. ठीक है, फिर होता है कस्टोडियंस. Custodians is the entity that is charged with the responsibility of holding fund and security of its large client, typically institutions such as bank, insurance company, or foreign portfolio investor. Besides safeguarding security, a custodian also settle transaction in this security and keep track record of corporate action on behalf of its client. ठीक है, तो कस्टोडियन क्या होता है? उनके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? होल्डिंग फंड ऑफ सिक्योरिटी, पैसा होल्ड करना और सिक्योरिटीज,
ऑफ इट्स लार्ज क्लाइंट, ठीक है, जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी एंड फॉरेन पोर्टफोलियो, तो उनके जो फंड्स एंड सिक्योरिटीज है उसको अपने पास रखना, ठीक है, सेफ गार्ड देना। और कस्टोडियन का और क्या काम होता है? सेटल करना ट्रांजेक्शन्स को, और कॉर्पोरेट एक्शंस को भी ट्रैक में रखना ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट। जैसे बैंक है, बैंक के पास बहुत सारे शेयर्स हैं, बहुत सारी कंपनी के, तो सबको मैनेज करना, ठीक है, उनके कॉर्पोरेट एक्शंस को या ट्रांजेक्शन को भी मेंटेन करना। इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास भी होते हैं, बहुत सारे शेयर्स होते हैं। तो कस्टोडियंस का क्या काम है? मेंटेनिंग अ क्लाइंट सिक्योरिटीज एंड फंड अकाउंट, collecting the benefit or right accruing to the client in respect of securities, keeping the client informed on the action taken or to be taken on their portfolio। तो क्लाइंट को इन्फॉर्म करना कि क्या एक्शन आपने लिया है उनके पोर्टफोलियो में या क्या एक्शन लेने जा रहे हैं, ठीक है। और जो भी बेनिफिट और राइट सिक्योरिटी हेल्ड करने में आते हैं, ठीक है, चाहे चाहे वो वोटिंग राइट हो, चाहे वो डिविडेंड इशू हो, चाहे राइट इशू हो, बोनस इशू हो, उसको भी क्लाइंट को बताना और उनका बेनिफिट को कलेक्ट करना, ठीक है। फिर होता है क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटी मार्केट। क्लीयरिंग एजेंसी इंश्योर दैट मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज मीट देयर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर फंड और सिक्योरिटीज। तो वही मैंने बताया था, क्लीयरिंग एजेंसी का क्या काम है कि या तो स्टॉक एक्सचेंज फंड डिलीवर करे या तो सिक्योरिटी डिलीवर्स करे। दिस एजेंसी एक्ट एज लीगल काउंटर पार्टी ऑफ ऑल ट्रेड एंड गारंटी सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑन स्टॉक एक्सचेंज। इट कैन बी पार्ट ऑफ एक्सचेंज और सेपरेट एंटाइटीज, ठीक है। क्लीयरिंग बैंक क्या होते हैं? क्लीयरिंग बैंक एक्ट एज इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बिटवीन क्लीयरिंग मेंबर्स एंड क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। Every clearing member need to maintain an account with clearing bank. It is clearing member responsibility to make sure that funds are available in its account with clearing bank on the day of paying to meet the obligation arising out of trade execute on stock exchange. In case of payout, clearing member receive the amount in their account with clearing bank and ऑन पे आउट डे। तो क्लीयरिंग मेंबर, क्लीयरिंग बैंक का क्या काम होता है कि जैसे क्लीयरिंग हाउस है तो उसमें जितने भी ब्रोकर्स हैं सबके अकाउंट है, एक्सचेंज के अकाउंट है, तो जिनको पैसा देना है, ठीक है, तो उनका ये काम है कि सभी जितने मेंबर्स हैं सब एक फंड को मेंटेन रखें अपने अकाउंट्स में, कि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं तो उतना फंड होना चाहिए इनके अकाउंट में कि वो डे टू डेट के जो ऑब्लिगेशंस है, चाहे सिक्योरिटीज के हैं चाहे पैसे के हो, उसको फुलफिल कर सके, तो उसको क्लियरिंग, ठीक है। अब होता है मर्चेंट बैंक। मर्चेंट बैंकर आर एंटिटीज रजिस्टर्ड विद सेबी एंड एक्ट एज अ इशू मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड लीड बैंकर्स मैनेजर्स। दे हेल्प अ issuer access the security market with the issuance of securities, ठीक है। मर्चेंट बैंकर आपने देखा होगा, जब आईपीओ आता है तो मर्चेंट बैंकर्स के कुछ नाम लिखे नीचे लिखे रहते हैं। दे आर सिंगल पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इशू ड्यूरिंग अ न्यू इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। दे इवेल्युएट द कैपिटल नीड ऑफ इशूअर, स्ट्रक्चर ऑफ एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट, गेट इन्वॉल्व इन प्राइसिंग द इंस्ट्रूमेंट एंड मैनेज द इंटायर इशू प्रोसेस अंटिल द सिक्योरिटीज आर इशूड। तो जब तक सिक्योरिटी इशू नहीं हो जाती, लिस्ट नहीं हो जाती स्टॉक एक्सचेंज में, तब तक कैपिटल नीड, स्ट्रक्चर ऑफ एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट, प्राइसिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये सभी चीजों को वो ध्यान रखते हैं। और क्या करते हैं? दे इंगेज एंड कोऑर्डिनेट विद अदर इंटरमीडिएट सच एज रजिस्ट्रार, ब्रोकर, बैंकर, अंडरराइटर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन मैनेजिंग द इशू प्रोसेस, ठीक है। अब होता है, नेक्स्ट होता है अंडरराइटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। Underwriter are intermediaries in primary market who undertake to subscribe any portion of public offer of securities which may not be bought by the investors। तो जो भी आईपीओ आता है, ठीक है, उसमें पब्लिक ऑफर हुआ लेकिन पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाया, यानी कि इन्वेस्टर्स ने अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। दे सर्व an important function in primary market providing the issuer
the comfort that if security being offered to public do not elicit the desired demand from the investor, they will step in and buy the securities. तो अंडरराइटर क्या करते हैं, उसको बाय कर लेते हैं, जितना सब्सक्राइब नहीं हुआ तो फुल सब्सक्राइब करने के लिए अंडरराइटर उसको बाय कर लेते हैं. When the underwriter make their commitment at initial stage of IPO, it is called hard underwriting. ठीक है, इनिशियल प्रोसेस में अगर अपना कमिटमेंट देते हैं अंडरराइटर्स, उसको बोलते हैं हार्ड अंडरराइटिंग. सॉफ्ट अंडरराइटिंग इज द कमिटमेंट गिवन वंस द प्राइस इज डिटरमाइंड. जब उसका प्राइस डिटरमाइंड हो जाता है उसके बाद जब अंडरराइटर अपने कमिटमेंट देते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्ट अंडरराइटिंग. The share that devolves are usually placed with other financial institutions, thereby limiting the risk to the underwriter. Soft underwriting also comes with a clause that provide the option to exit from the commitment in the event of certain event occurring. ठीक है, तो अंडरराइटर्स क्या होते हैं, अगर उसको सिंपल भाषा में समझना है तो कंपनी कोई लिस्ट होने वाली है लेकिन उसको उतना इन्वेस्टर्स के डिमांड नहीं मिला, तो जिस पोर्शन का डिमांड नहीं मिला उसको अंडरराइटर फुलफिल करते हैं. ठीक है, अब होता है इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स. Institutional party investor is the backbone of the security market in any economy as the one lending surplus resort to the company for their productive activity. Investor in security market can be broadly classified into retail और institutional investors. ठीक है, दो होते हैं इन्वेस्टर्स, एक होता है रिटेल और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कंप्राइज डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स. ये होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. कौन होते हैं, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड एंड फॉरेन पोर्टफोलियो. तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, a foreign portfolio investor is the entity stabilized incorporate outside India that propose to make investment in India. This international investor must register with regulator SEBI to participate in the Indian security market. तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो देश के बाहर से होते हैं इंडिया के, लेकिन उनको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है तो सेबी के साथ अपना रजिस्ट्रेशन उनको करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तब वो कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट. उनको बोलते हैं एफपीआई. फिर होता है पी नोट्स पार्टिसिपेंट्स. ये बहुत इजी है, आता भी है कई बार. पार्टिसिपेंट नोट आर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर who wish to invest in Indian stock market without registering themselves with the market regulators. ठीक है, तो पी नोट्स किसको इशूड किए जाते हैं, ऐसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट तो जरूर करना चाहते हैं लेकिन वो सेबी के साथ अपना रजिस्टर नहीं करना चाहते. ठीक है, पी नोट प्रोवाइड एक्सेस टू इंडियन सिक्योरिटी मार्केट टू देश इन्वेस्टर, तो उनको पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट है ये भी. ठीक है, म्यूचुअल फंड. A mutual fund is a professional managed collective investment scheme that pool money from many investors to purchase security on their behalf. Mutual fund company invest the pool money in stock, bond and other security depending upon investment objective. A fund manager with the help of research team take all the major decision in term which company to invest, the percentage of each stock in portfolio, when to exit and so on. Each investor own unit with which represent a portion of holding of the fund. Diversification of investment in is an important aspect of mutual fund investing. It help in reducing their risk in investment for the investor. ठीक है, तो वही है म्यूचुअल फंड. पूल ऑफ मनी कलेक्ट करना है लोगों से और उसको इन्वेस्ट करना है स्टॉक में, बॉन्ड्स में और अदर सिक्योरिटी. आजकल गोल्ड का भी म्यूचुअल फंड आ चुका है. ठीक है, तो उसको म्यूचुअल फंड को कौन मैनेज करता है, फंड मैनेजर. और किसके साथ, उनकी एक रिसर्च टीम होती है, उसके साथ मिलके वो लोग इन्वेस्ट करते हैं. कितना इन्वेस्टमेंट करता है एक स्टॉक में, उसको भी, और कब एग्जिट करना है, कब बने रहना है, ये सब म्यूचुअल फंड एक एज अ टीम काम करती है. ठीक है, ये हो गया
अभी अपन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट देख रहे हैं। तो पहला एफपीआई हो गया, दूसरा पी नोट पार्टिसिपेंट, थर्ड हो गया म्यूचुअल फंड, फोर्थ हो गया इंश्योरेंस कंपनी। जो अब इंश्योरेंस कंपनी क्या है? इंश्योरेंस कंपनी कोर बिजनेस इज इंश्योर असेट्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ असेट दैट आर is insured. There are various insurance company like life insurance general. This company have huge corpus, बहुत पैसा होता है इनके पास in Indian economy by investing in equity investment, government securities and other bonds. तो इनके पास बहुत पैसा होता है, ये इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी करते हैं, बॉन्ड में भी करते हैं, जैसा एक म्यूचुअल फंड वाले करते हैं। ईच इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो हैड डेजिग्नेटेड पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इंश्योरेंस कंपनी भी अपनी एक टीम बनाती है, डेजिग्नेटेड पीपल्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं, ठीक है। उनके पास बहुत पैसा होता है। फिर होता है पेंशन फंड। पेंशन फंड full established to facilitate organized to invest in retirement fund contributed by employee and employer or even only employee in some cases. The pension fund is common asset pool meant to generate stable growth over the long term and provide a retirement income for the employees. Pension fund are commonly run by financial intermediary for company and its employee. Although some larger corporation operate their pension fund in-house. ठीक है, जैसे इन हाउस यानी कि कोई बड़ी कंपनी है, स्टेट बैंक हो गई, टाटा हो गए, वो अपने पेंशन फंड खुद ही चलाते हैं इन हाउस, दूसरों को नहीं देते। लेकिन जो छोटी कंपनी होती है वो अपने पेंशन फंड्स को क्या करते हैं, कोई ना कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूट को देते हैं कि भाई आप हमारा पेंशन फंड को रेगुलेट करो। पेंशन फंड कंट्रोल रिलेटिव लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड आर सम ऑफ द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो पेंशन फंड में भी बहुत पैसा होता है, ठीक है। उसको कौन मेंटेन करता है? लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फिर होता है वेंचर कैपिटल। अ वेंचर कैपिटल फंड रिफर टू पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल लाइक म्यूचुअल फंड बट विथ मैंडेट टू इन्वेस्ट मनी इन एंटरप्राइज दैट आर अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो वेंचर कैपिटल फंड्स क्या करते हैं? ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो अर्ली स्टेज में है, जिसमें पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ ज्यादा है। द लॉन्गर gestation period and higher risk of failure make it difficult for such company to access conventional source of finance such as bank and capital. Venture capitalists big managerial and technical expertise as well as with capital and their investees company. तो वेंचर कैपिटल में रिस्क क्या होता है? हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो ऐसे इन लोगों को जल्दी से इन्वेस्टमेंट मिलता भी नहीं है, तो इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। ये एक वेंचर कैपिटल फंड वाले क्या करते हैं? ऐसी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है, जो अभी स्टार्टिंग फेस में ही है, ऐसी इस कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर होता है प्राइवेट इक्विटी फर्म। प्राइवेट इक्विटी फर्म इज अ टर्म यूज्ड टू डिफाइन फंडिंग अवेलेबल टू कंपनी इन द अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ, एक्सपेंशन और बायआउट। इन्वेस्टिंग कंपनी में भी प्राइवेटली हेल्ड और पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। The term private equity include venture capital firm. The money in the fund is contributed by investor called limited partner and invested and managed by general partner. Some of the private equity fund are specified fund with competence in particular industry, stage of company and targeted deals such as funding buyout. ठीक है। एक होता है hedge fund. Hedge fund is an investment vehicle from a number of investors invest that across the set, across the product and across the geography. These fund manager generally have very wide mandate to generate return on the invested capital. They hunt for opportunity to make money for their investor wherever possible. In that sense, actually, term hedge fund is misnomer as this fund may be not necessary be hedged. ठीक है, hedge fund होते हैं। इसको इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ने का फायदा बता रहा हूं कि ऐसे ही लैंग्वेज में एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको केवल हैज फंड है कि म्यूचुअल फंड है कि इंश्योरेंस है, उसको केवल ऊपर से तो अपन सब जानते हैं, लेकिन जब एग्जाम में पूछता है ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इनकी एक एक लाइन को अच्छे से डिटेल में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। देज आर प्राइवेट पूल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम दैट इन्वेस्टेड इन वेरियस असेट्स सच एज रियल एस्टेट, प्राइवेट कंपनी, कमोडिटीज
and such other alternative investment assets. The term alternative typically include all other assets excluding listed equities, fixed income instrument, fixed deposit, collective investment scheme, and investment platforms such as mutual, NPS and insurance plans that invested in these assets. ठीक है, तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट होता है, ये क्या करते हैं, रियल एस्टेट में भी करते हैं, प्राइवेट कंपनी कमोडिटीज में भी करते हैं, ठीक है। तो सभी टाइप के इन्वेस्टमेंट ये करते हैं एक्सक्लूडिंग एक्सेस टू लिक्विड लिस्टेड इक्विटी फिक्स इनकम, ये सब में नहीं करते, लेकिन जो लिस्टेड नहीं है कंपनीज उसमें ही करते हैं, ऐसा समझ जाइए। और इन इंडिया अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड आर डिफाइंड इन रेगुलेशन 21B ऑफ सिक्योरिटीज एंड SEBI regulation 2012. It refer to any private pool investment in the form of trust of company or body, corporate and limited liable partnership which are not presently covered by any regulation of SEBI governing fund, nor coming under direct regulation of any sectoral regulation like IRDA, PFRDA and RBI. तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, हेज फंड और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इनमें से क्वेश्चन आता है। SEBI categorize AIF into 3 category. एक होता है कैटेगरी 1 AIF. This refer to AIF which invest to in startup and early stage venture or social venture or SME or infrastructure or other sector area which the government and regulator consider as social or economical desirable. These include venture capital fund, including angel fund, SME fund, social venture fund, infrastructure. तो ये सब आते हैं कैटेगरी 1 में। Category 2, they refer to this complex investment strategy using of leverage and derivative. Hedge fund, pipe fund are registered as category 3 of AIF. ये category 1 के बाद category 3 दिया है, ठीक है। तो इसमें hedging होती है, category 3 AIF में hedging होती है। Category 2 AIF which do not fall in category 1 and 3, which do not undertake leverage borrowing, are category under category 2 AIF. Various type of funds just as real estate, private equity, fund for distressed asset are registered as category 2 AIF. ठीक है, ये 3 कैटेगरी के होते हैं, इसको भी देख लीजिएगा, कई बार पूछता है। फिर होता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. Investment advisor work with investor to help them decide on asset allocation and make a choice of investment based on assessment of their need, time horizon, return expectation and ability to bear risk. They may also involved in creation financial plan for investor where they help investment define their financial goals. तो इन्वेस्टर एडवाइजर क्या होता है, जो अपने को बताता है कि कौन कितना असेट आपको एलोकेट करना है पर्टिकुलर फंड में, या पर्टिकुलर आपकी एज के अनुसार, आपकी सैलरी के अनुसार, ठीक है, आपके रिस्क के अनुसार आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस करते हैं। इसका भी एग्जाम NISM लेता है, जिसको बोलते हैं NISM XA। फिर होता है एक Employee Provident Fund. EPF is a scheme that is used to provide retirement benefit in the form of defined benefit scheme to employee to cover organization. Every employee is obligated to provide 12% of basic salary as contribution to the scheme and equal amount is deducted from employee salary. ठीक है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों देते हैं 12%, ठीक है, बेसिक सैलरी से एम्प्लॉयर देता है और एम्प्लॉय भी देता है, तो ये याद रखिएगा 12% ये आता है। देश फंड आर डिपॉजिटेड विद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO के पास जमा होते हैं। द फंड पे प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द बेनिफिशियरी। द फंड invest in debt instrument and equity instrument, but employee do not have any say in the investment or asset allocation of the fund. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इन्वेस्ट किस में होता है, डेब्ट और इक्विटी में होता है, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय कुछ नहीं कर सकते इसमें, अपना एसेट एलोकेशन अपने अनुसार नहीं कर सकते, इसमें जो भी करेगा EPFO ही करेगा। फिर होता है नेशनल पेंशन स्कीम। दिस इज द गवर्नमेंट स्पॉन्सर retirement scheme. Subscriber contribute regularly to the scheme on maturity. The fund accumulate in the scheme can be used to buy annuity products. Subscriber who will also have the option to partially withdraw the fund
at maturity. Corporate NPS scheme can be offered by employer in addition to the retirement benefit scheme. NPS offer various choice of fund and beneficiary can route it to the fund of their choice. तो आप जैसा फंड का रूट चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं एनपीएस में, ठीक है। फिर होता है फैमिली ऑफिस। फैमिली ऑफिस यानी होता है मुंशी जी का काम। फैमिली ऑफिस रिफर टू ऑर्गेनाइजेशन दैट हैंडल द वेल्थ ऑफ वेल्थी फैमिली। अमीर लोगों के पैसे जो हैं उनको मैनेज करते हैं, जैसे फिल्मों में दिखाता है मुंशी जी। दे टिपिकली टेक केयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ फैमिली इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, real estate planning and tax planning. They also take care of activities such as day-to-day accounting of family income and expense and handling payment to the vendor household. तो ये सब फैमिली इनकम, एक्सपेंस, वेंडर्स को पेमेंट, हाउस होल्ड स्टाफ को पेमेंट, दे आर सिंगल फैमिली ऑफिस एंड दे आर मल्टी फैमिली ऑफिस। कई लोगों की सिंगल फैमिली ऑफिस है और कुछ लोगों की मल्टी फैमिली ऑफिस। मल्टी फैमिली ऑफिस हैंडल द फाइनेंस फॉर मल्टीपल फैमिली, ठीक है। फिर आगे होता है कॉर्पोरेट ट्रेजरीज। कॉर्पोरेट एंड अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हैव सरप्लस फंड विच दे इंटेंडेड टू यूज फॉर पोटेंशियल फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। अब कॉर्पोरेट और कंपनीज के पास जो सरप्लस फंड होता है, द ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है उसको गेन, इफ दिस फंड आर टेम्परली, उसको टेम्पररी बैंक में पड़ा है तो उसमें ज्यादा रिटर्न मिलना नहीं है। तो लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हैव सेपरेट ट्रेजरी टीम। तो ऐसी कंपनीज क्या करती है जिनके पास सरप्लस पड़ा है, वो क्या करते हैं उस पैसे को एक सेपरेट ट्रेजरी टीम बनाते हैं, ठीक है, जो जो सरप्लस फंड पड़ा है उसको हैंडल करने के लिए। इन द अदर बिजनेस सच एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप फर्म, this activity may be handled by regular finance team. Corporate treasury account of their large size get opportunity to invest in many different type of security. Small business however mostly park their fund through the mutual fund. जो छोटे फंड होते हैं वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट वाले क्या करते हैं, बड़े जो साइज के, वो कॉर्पोरेट की ट्रेजरी को लेते हैं शॉर्ट टर्म टाइम के लिए, ठीक है। यहां तक अगर कुछ क्लियर नहीं है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि चैप्टर 2 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसी में सब चीजें लिखी हुई है। इसी यही पूरा टर्मिनोलॉजी जो अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ये आने वाले पूरे चैप्टर्स में अपने को काम आने वाले हैं। प्लीज अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज पूछ लीजिए, और समझ में आया तो भी बता दीजिए कि आगे है, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रिटेल पार्टिसिपेंट्स। रिटेल पार्टिसिपेंट्स यानी कि हम जैसे। रिटेल इन्वेस्टर इंक्लूड इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु बाय एंड सेल सिक्योरिटी फॉर देयर पर्सनल अकाउंट, नॉट फॉर अनदर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। HNI और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एस यू HNI, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ, आर इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट लार्ज सम ऑफ मनी इन द मार्केट। Reserve Bank of India also grant general permission to NRI and person of Indian origin and qualified foreign investor to undertaking direct investment in company under the automatic route, ठीक है। तो ये होते हैं रिटेलर्स, ठीक है, रिटेल पार्टिसिपेंट्स। प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विस फर्म्स, ये क्या होते हैं? प्रॉक्सी एडवाइजरी एंड एडवाइजरी advise investor in related to exercise of their right in company including recommendation on public offer or voting recommendation on agenda item. An investor may not be able to track shareholder announcement of all their investing company and analyze each of proportion in depth. The service of proxy advisor add value to them. Proxy advisor analyze voting proposal, how it affect the interest of their investors, and eventually suggest how should they vote. Proxy advisors are typically engaged by institutional investors to advise them on matter that come from voting.
तो प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विस क्या करती है, जितने भी वोटिंग्स के राइट होते हैं तो अपने शेयर होल्डर्स को वो बताती है कि इसमें कंपनी का क्या इंटरेस्ट है, और उनके वोटिंग राइट्स में हेल्प करती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ऑल क्लियर? प्लीज बताइए, यहां तक समझ में आ गया? ओके। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन देखेंगे काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, प्लीज इसका रिवाइज भी जरूर करिएगा।